हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। आज हम लोगों को स्टूडेंट डिस्कस करना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कि एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नीड होती है इंडिकेटर्स की। हमें किस चीज़ की नीड होती है? इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले हम लोग ये ही जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वैसे अगर मैं बात बताऊं तो इंडिकेटर्स के लिए आप लोगों ने ये वर्ड पहले सुन चुके हैं, लेकिन कब सुन चुके हैं? तो व्हीकल्स के केस में, कि व्हीकल्स में जो इंडिकेटर होता है वो हमें क्या बताता है कि आगे वाले जाने वाला जो यात्री है या ट्रैवलर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। वो कौन बताता है? उसका इंडिकेटर बताता है। वो जिस डायरेक्शन का इंडिकेटर ब्लिंक करता है उस डायरेक्शन में हम समझ जाते हैं कि वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी तरीके से इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज विच इंडिकेट अस अबाउट एनीथिंग, जो किसी सब्सटेंस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, जो हमें सूचना देते हैं। विच इंडिकेट्स अबाउट समथिंग, तो वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स वो जो हमें सूचना देते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा, कोई सब्सटेंस बेस कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स की डेफिनेशन से। तो इंडिकेटर्स की जब हम डेफिनेशन कहते हैं तो क्या बनती है इसकी डेफिनेशन? तो हम कहेंगे एन इंडिकेटर tells us whether the substance we are using or testing is acid or base by change its color। यानी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? डेफिनेशन कहती है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें जिनका हम यूज़ करते हैं, कैसे? टेस्ट करते हुए। किसके साथ? एसिड या बेस के साथ। और जब हम एसिड या बेस के साथ उसका यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स हमें अपने कलर चेंज करके ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा या कोई सब्सटेंस बेस होगा। ठीक है, अब बारी आती है कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में कितने इंडिकेटर्स होते हैं, कितने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड होते हैं हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। थर्ड इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं, उनको बोला जाता है, थर्ड इंडिकेटर को बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और फोर्थ इंडिकेटर्स स्टूडेंट जो हमारे पास होते हैं उनको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस। किसी एसिड या बेस को पहचानने के लिए हमारे पास 4 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं सबको। तो पहला यानी हम फर्स्ट इंडिकेटर डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो वो देखना है हमें। नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही पता लग रहा है कि वो इंडिकेटर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। तो वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो क्या होगा? इंडिकेटर्स डेफिनेशन वाइज हम कहें तो क्या होगा? इंडिकेटर्स विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। उनको क्या बोला जाएगा? नेचुरल इंडिकेटर्स बोला जाएगा। अब ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेचर से कौन कौन से इंडिकेटर्स मिलते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो फर्स्ट होता है लिटमस, सेकंड होता है टर्मरिक, थर्ड होता है हमारे पास रेड कैबेज, और फोर्थ होता है हमारे पास चाइना रोज़। रेड कैबेज और फोर्थ होता है हमारे पास चाइना रोज़। इस तरीके से अब लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज़, ये चारों ही क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब 1 बाय 1 इन सबको लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास हमने क्या लिया? लिटमस। तो लिटमस के केस में कई बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि लिटमस को हम कहाँ से
मिलता है। तो लिटमस प्लांट से मिलता है, और कौन से प्लांट से मिलता है? तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन प्लांट्स, LICHEN, लाइकन प्लांट्स। लाइकन का प्लांट होता है, उससे हमें लिटमस मिलता है। अब इट इज़ प्रेजेंट और यूज्ड इन 2 कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, या 2 कंडीशंस में प्रेजेंट होता है। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? सॉल्यूशन और दूसरी है पेपर। यानी इट इज़ प्रेजेंट और यूज्ड इन 2 फॉर्म्स। कंडीशन कह लें या फॉर्म्स कह लें, 2 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? सॉल्यूशन फॉर्म, और सेकंड कौन सी है? पेपर फॉर्म। ठीक है, पेपर फॉर्म। तो ये सॉल्यूशन और पेपर की फॉर्म में दोनों में मिलता है। कौन? लिटमस पेपर, लिटमस। अब ये जो लिटमस अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा तो ये कौन से कलर का होगा? तो ये होगा पर्पल कलर का। जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें मिलता है तो ये होता है पर्पल। लेकिन जो पेपर होता है वो 2 फॉर्म में मिलता है हमको, 2 पेपर 2 कलर की फॉर्म में मिलता है। एक होता है ब्लू कलर पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, एक को हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, और सेकंड को बोलते हैं हम रेड लिटमस पेपर। यानी 2 कलर में हमें ये पेपर मिलता है अगर ये पेपर की फॉर्म में है तो। अब ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है वो समझाते हैं। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हमने इसके ऊपर कोई सब्सटेंस डाला, हमें नहीं पता वो क्या सब्सटेंस था, हमने वो यहाँ डाला, और क्या हुआ? जब हमने एक सब्सटेंस डाला, हमारे पास 2 सब्सटेंस है, A और B। ठीक है, 2 ब्लू लिटमस पेपर मैंने ले लिए, और दोनों ब्लू लिटमस पेपर पर एक पर डाला A सब्सटेंस, दूसरे पर डाला B सब्सटेंस। A पर जब डाला तो A पर डालने पर इस ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर का पेपर है, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं आया। किसके? पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन कलर। B के केस में क्या हुआ? पेपर टर्न्स रेड फ्रॉम ब्लू। यानी जब B सब्सटेंस डाला तो पेपर ब्लू कलर से किस कलर में चला गया? रेड कलर में। तो अगर पेपर ब्लू कलर से रेड कलर में चला जाता है, जब किसी लिटमस पेपर पर हम एसिड डालते हैं, तो लिटमस पेपर पर जब हम एसिड डालते हैं तो एसिड डालने पर क्या होता है बच्चों? ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हमने दूसरा सब्सटेंस डाला और वो उसका कलर नहीं आया, तो इसका मतलब वो दूसरा सब्सटेंस क्या था? बेस। बेस डालने पर ब्लू कलर में कोई चेंज नहीं होता है, ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है, ब्लू ही रहता है। लेकिन एसिड डालने पर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। अब बारी आती है रेड लिटमस पेपर की। तो रेड लिटमस पेपर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास जब रेड लिटमस पेपर होता है, इसी तरीके से हमने क्या किया? रेड लिटमस पेपर लिया। रेड लिटमस पेपर भी इसी स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। हमारे पास फिर 2 सब्सटेंस हैं। अब की सब्सटेंस का नाम चेंज है, एक है C, एक का नाम है X। जब 2 पेपर ले लिए हमने रेड, एक पर इस पर X डाला गया है और इस पर C डाला गया है। अब रेड लिटमस पेपर पर क्या हुआ वो देखते हैं। जब हमने X डाला, इस पर X डाला, तो X डालने पर इस बार क्या हुआ? X डालने पर ये रेड ही रहा, रिमेन्स रेड। लेकिन C सब्सटेंस इस पर डालने पर टर्न्स ब्लू, ये ब्लू हो गया। रेड कलर से क्या हो गया? ब्लू। तो बेस के केस में क्या होता है बच्चों? बेस के केस में, यानी एक बेस का केस बना है। मींस अगर हम रेड लिटमस पेपर पर बेस डालते हैं, रेड लिटमस पेपर पर बेस डालते हैं, तो बेस डालने पर वो क्या हो जाता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड डालने पर उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, वो रेड का रेड रहता है। तो क्या हुआ? रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड विद एसिड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू विद बेस। ठीक है, तो क्या होगा? एसिड डालने पर रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, लेकिन बेस डालने पर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो ये हुआ लिटमस पेपर। तो इस तरीके से आपका नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस कंप्लीट होता है। अब देखें, तो अब हम बात करते हैं किसकी? तो हम अगले इंडिकेटर में इसी के दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक जो हमारी होती है, आप सब जानते हैं टर्मरिक क्या होता है। तो टर्मरिक जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है बच्चों? टर्मरिक होती है हल्दी। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हल्दी। अब हल्दी कैसे कलर की होती है? तो वो ये होती है येलो कलर की। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब अगर इस हल्दी पर हमने एसिड डाला तो हल्दी का रंग क्या होता है? रिमेन्स सेम।
यानी हल्दी पर अगर एसिड डाला जाए तो हल्दी का कलर चेंज नहीं होता, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस क्या था, एसिड। लेकिन अगर हल्दी पर हमने कोई सब्सटेंस डाला और वो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन होते ही हम समझ जाएंगे वो क्या है, बेस। तो क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस के साथ टर्मरिक रेडिश ब्राउन हो जाती है और एसिड के साथ टर्मरिक नो चेंज, येलो ही रहती है। तो ये है टर्मरिक, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। टर्मरिक का आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद बारी आती है रेड कैबेज की। रेड कैबेज क्या होती है, तो रेड कैबेज की अगर मैं बच्चों बात करता हूँ तो ये क्या होती है, लाल गोभी। अब ये जो लाल गोभी होती है इसको हम इसके जूस की फॉर्म में यूज़ करते हैं और इसका जूस होता है पर्पल कलर का। अभी जो पर्पल कलर का जूस होता है इस पर अगर हम एसिड डालेंगे, तो ये हो जाता है रेडिश एसिड के साथ, और अगर हमने इसके ऊपर बेस डालने पर ये हो जाता है ग्रीनिश यानी ग्रीन से कलर का। मीन्स अगर हमने रेड कैबेज पर कोई सब्सटेंस डाला और रेड कलर का पर्पल जूस का पर्पल कलर ग्रीन हो गया तो हम समझ जाएंगे वो बेस डाला गया है, और जूस का कलर क्या हुआ, रेड रहा, रेडिश हुआ, तो हम समझ जाएंगे एसिड है। तो इस तरीके से हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स कंप्लीट होते हैं। एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बारे में, और वो होगी हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखते हैं क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ये डेफिनेशन वाइज क्या होते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अभी तक हमें क्या पता लग रहा था कि इंडिकेटर वो थे जो कलर के बेस पर कलर चेंज करके बता रहे थे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कलर चेंजिंग के बेस पर नहीं बताते हैं। ये किस बेस पर बताते हैं, तो ये अपने स्मेल की बेस पर बताते हैं। स्मेल चेंज करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा या बेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन जब क्या कहती है, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि दोज इंडिकेटर्स which indicate about acid or base by changing their smell with them are called as olfactory indicators. मीन्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड या बेस के साथ अपनी स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा या कोई सब्सटेंस बेस होगा। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो इनका एग्जाम्पल होता है अनियन और दूसरा एग्जाम्पल होता है वनीला। अब अनियन और वनीला जो एग्जाम्पल हैं इसमें क्या होता है, अगर हमने अनियन पर कोई सब्सटेंस डाला और अनियन का जो स्मेल है, अनियन की स्मेल आप सब जानते हो, रिमेन्स सेम। अगर स्मेल क्या रही, रिमेन्स सेम, यानी कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस क्या था, एसिड। यानी एसिड के साथ अनियन में की स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बेस डाल दें तो बेस डालने पर अनियन का स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। अनियन की स्मेल जो होती है वो गायब हो जाती है बेस के साथ, तो हम समझ जाएंगे अगर स्मेल गायब हो गई तो अनियन है। इसी तरीके से वनीला के केस में भी सेम होता है। अगर वनीला के केस में हम एसिड डालते हैं तो स्मेल रिमेन्स सेम, स्मेल वैसी रहती है जैसी वनीला की स्मेल होती है, रिमेन्स सेम। लेकिन अगर बेस डाला तो स्मेल क्या हो जाएगी, स्मेल वैनिश का मतलब गायब, ख़त्म हो जाएगी। तो हम ऐसे पहचान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा। चलिए इसके लिए एक नोट करके आप लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड, यानी ये वाले इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली impaired
विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स इन लैबोरेटरी, इन लैबोरेटरी it is used to ensure the participation of visually impaired students in laboratory। नोट बना के इसको लिख लेना कि लेबोरेटरी में इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ उन बच्चों के लिए किया जाता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देखने में असक्षम होते हैं, जो देखने में कलर पहचानने में असक्षम होते हैं, उनको ये वाला इंडिकेटर दिया जाता है क्योंकि वो कलर ही तो नहीं पहचान पा रहे, वो स्मेल पहचान के बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। तो ऐसे इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं और लैब में उन बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं जनरली जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। क्लियर हो जाती है बात? अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप एक बार इसको। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देख रहे हैं अब थर्ड तरीके के इंडिकेटर्स, और वो हमारे पास कौन से होंगे? तो थर्ड टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों हमारे पास, वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। चलिए भाई, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? सिंथेटिक वर्ड का मतलब होता है सिंथेसाइज किया हुआ, मैन मेड, बनाया हुआ, लैब में बनाया हुआ, लैब में रेडी किया हुआ। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? हम डेफिनेशन देते हैं कि दोज इंडिकेटर्स which are made up in laboratory are known as synthetic indicators। उन्हें क्या बोला जाता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोला जाता है। वो इंडिकेटर्स जो लैब में बनाए जाते हैं, दोज इंडिकेटर्स विच आर मेड अप इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनको लैब मेड इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं जो आपके सिलेबस में है? तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास फिनोफ्थिलीन, और दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। अब फिनोफ्थिलीन का जो कलर होता है, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और फिनोफ्थिलीन का कलर होता है कलरलेस। कलरलेस का मतलब जैसे पानी का कलर होता है ना, कोई कलर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं कलरलेस। तो फिनोफ्थिलीन का कलर होता है कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर हमने फिनोफ्थिलीन पर एसिड डाला या एसिड को फिनोफ्थिलीन के साथ मिलाया, तो फिनोफ्थिलीन का कलर जो कलरलेस है क्या होगा? रिमेन्स कलरलेस। जब ये रिमेन्स कलरलेस यानी एसिड डालने पर, हमने फिनोफ्थिलीन पर एसिड डाला और एसिड डालने पर भी कलरलेस का कलरलेस ही रहा, तो इसका मतलब क्या है? फिनोफ्थिलीन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। जब कलर में चेंज नहीं आएगा तो वो क्या होगा? एसिड। क्लियर हो जाती है बात? जब फिनोफ्थिलीन पर हमने एसिड डाला और एसिड डालने पर फिनोफ्थिलीन के कलर में कोई चेंज नहीं आया तो वो क्या है? एसिड है। और वहीं पर अगर हम फिनोफ्थिलीन के केस में बेस डालें तो बेस डालने पर फिनोफ्थिलीन का कलर क्या हो जाता है? पिंक। अगर कलरलेस से वो पिंक हो गया तो हम समझ जाएंगे वो सब्सटेंस क्या था? बेस। तो फिनोफ्थिलीन एसिड्स के साथ कोई कलर नहीं देता है, जबकि बेसिस के साथ पिंक कलर देता है, ठीक है। इसी तरीके से आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर कौन सा है? तो बच्चों ऑरेंज। और जब इस पर एसिड डाला जाता है, तो ये कलर हो जाता है रेड। ये ऑरेंज से कैसे हो जाता है? रेड। और अगर ये मिथाइल ऑरेंज रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि क्या है? एसिड है। और अगर मिथाइल ऑरेंज पर हमने कोई सब्सटेंस डाला और वो रेड नहीं हुआ, वो क्या हुआ? तो वो हो गया येलो। अगर वो रेड नहीं हुआ और वो हो गया येलो तो वो सब्सटेंस क्या होगा? बेस। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेसिस के साथ येलो कलर देता है। ये क्लियर हो जाता है आपको? होप आपको ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी क्लियर हो गए होंगे। आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट इंडिकेटर्स जो कि होंगे हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देख लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं अपने लास्ट इंडिकेटर्स की, दैट विल बी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अब हमें ये समझना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इस बात को अब हम समझेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के लिए तो पहली बात कि ये क्या होते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डाइस या फिर मैनी इंडिकेटर्स। पहली बात क्या है कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, ये दोनों फॉर्म में हमें मिलते हैं, प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म। कैसे, स्ट्रिप फॉर्म में भी हमें मिलते हैं और स्ट्रिप के साथ साथ हमें सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलते हैं। तो दोनों फॉर्म में हमें ये मिलते हैं, स्ट्रिप फॉर्म में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। स्ट्रिप फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म दोनों में मिलते हैं। अब बारी आती है कि डेफिनेशन वाइज ये क्या कहते हैं। तो डेफिनेशन वाइज बात करें तो इट शोज द इंडिकेटर या इट शोज डिफरेंट कलर, इट शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज, इट शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू, ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 for a given solution, for a given solution means ये क्या होते हैं, या हम कहें इट शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन। यानी ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये pH वैल्यू के बेस पर कोई किसी सब्सटेंस को बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा, ये किस बेस पर बताते हैं, pH वैल्यू के बेस पर, और pH के साथ साथ कलर के बेस पर, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके लिए, तो इनके लिए हम एक लाइन और बोल सकते हैं, और वो लाइन क्या होगी, टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, to get the strength as well as acidic and basic behavior, behavior बोल दें या nature बोल दें, behavior, we use universal indicators, क्लियर हो जाता है बात। तो केवल हमें एसिडिक और बेसिक बिहेवियर या नेचर ही नहीं बताते, ये हमें क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ मीन्स pH भी बता देते हैं कलर के बेस पर कि जैसा कलर होगा वैसी pH होगी। तो ये इंडिकेटर्स हमें pH भी बताते हैं और pH के बेस पर उस सब्सटेंस का नेचर भी बताते हैं कि वो एसिड होंगे या बेसिस होंगे। कैसे बताते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिप की फॉर्म में दिखाता हूँ कि pH के बेस पर और किस कलर के बेस पर किस तरीके से ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ हमारे पास क्या होता है, मैं आपको यहाँ साइड में पिक्चर भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप फॉर्म में कैसा होता है। तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये लिए अभी तो मैं बेसिक आपको क्या बना रहा हूँ, एक स्ट्रिप बना रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिप बना देता हूँ मैं, ये हमारे पास एक स्ट्रिप है और आपको पता है जो हमारे pH होता है, pH जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, pH स्केल हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। और ये हमें क्या बोलते हैं, हम इसको pH स्केल बोलते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 और आगे कौन सा हो जाएगा, ये 14, ठीक है। तो 14 तक हमने एक pH लेवल बना लिया, ठीक है। pH लेवल बनाने के बाद इस 7 को मैं राउंड कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ कुछ कलर लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ कलर क्या लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका डार्क रेड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑरेंज रेड, डार्क रेड, ऑरेंज रेड, और उसके बाद क्या होगा, अगर मैं कहूँ तो ऑरेंज येलो। 0 1, देखिए 0 पे डार्क रेड, फिर 1 पे रेड, फिर 2 पे ऑरेंज रेड, 3 पे ऑरेंज येलो, 3 पर क्या हो जाएगा, ऑरेंज येलो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऑरेंज येलो के बाद हमारे पास अगर हम कहें कि 4 पर क्या होगा, 5 पर क्या होगा, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो नहीं, ऐसा कर लेते हैं, डार्क रेड, ऑरेंज, ठीक है। और 4 होता है ऑरेंज येलो, 4 होता है ऑरेंज येलो,
ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ हमारे पास होता है, ये भी ऑरेंज येलो ही होता है। सिक्स्थ पर हम जब बात करते हैं तो ये होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। और सेवेंथ हमारा हो जाता है प्योर ग्रीन, सेवेंथ हमारा क्या हो जाता है, प्योर ग्रीन। इसी तरीके से एट्थ वाला जो होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश, ग्रीनिश ब्लू। 8 नंबर पर हम कौन सा कलर देते हैं, ग्रीनिश ब्लू। 9 पर जो हम कलर देते हैं वो होता है ब्लू। 10 पर जो हम देते हैं वो कौन सा होता है, नेवी ब्लू। 10 पर हम ज़्यादा देते हैं नेवी ब्लू। इस तरीके से जब 10 तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है पर्पल। 11 पर आता है पर्पल। 12 पर आता है डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। और 13 पर आता है पर्पल, ठीक है। 13 पर सॉरी आता है वॉयलेट, और यहाँ भी होता है डार्क वॉयलेट, डार्क वॉयलेट। तो इस तरीके से ये स्ट्रिप के कलर होते हैं। और अब आप समझिए क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने इस स्ट्रिप पर या इसके सॉल्यूशन में, यूनिवर्सल सॉल्यूशन में एसिड डाला। और एसिड डालने पर देखिए एसिड क्या होता है, जिस सब्सटेंस की पीएच लोअर देन 7 होती है, 7 से नीचे वाली पीएच, चाहे किसी सब्सटेंस की पीएच क्या है, किसी सब्सटेंस की पीएच 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 6 तक जिस भी सब्सटेंस की पीएच होगी वो सारे क्या होंगे, एसिड्स। वो सारे क्या होते हैं, एसिड्स। और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 8 से लेके 14 तक आती है, 8 से लेके 14 तक आती है, तो वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, बेसिस। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच लोअर देन 7 है तो एसिड, अबव देन 7 है तो बेस। ये क्लियर होता है। उसके बाद अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 8, 9, 10, 11 आती है तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, वीक बेस। उसको हम काउंट करते हैं वीक बेस। और अगर 12, 13, 14 आती है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 0, 1, 2, 3 आती है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3 से 4, 5, 6 तक आती है तो वो होता है वीक एसिड, वो होता है वीक एसिड। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन के अंदर एसिड डाला और एसिड या कोई सब्सटेंस डाला, और उस सब्सटेंस का कलर सपोज करते हैं कैसा आया, ऑरेंज कलर का आया। उसका सब्सटेंस का कलर कैसा आया, ऑरेंज कलर का आया। तो ऑरेंज कलर का कलर क्या बताएगा, ऑरेंज कलर का अगर डार्क ऑरेंज आया तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर ऑरेंज के साथ वो ऑरेंज येलो कलर का आया तो वो कैसा होगा, वीक एसिड। तो कैसे हमें पता लगा, कलर के बेस पे हमने क्या बता दिया, जैसे ही कलर आया हमने देख लिया उसकी पीएच 4 है, और अगर उसकी पीएच 4 है तो 4 पीएच क्या होती है, वीक एसिड की होती है, और हमने पहचान लिया वो वीक एसिड है। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, अभी तक हमने वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं पहचाने थे, या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं पहचान पा रहे थे। अभी तक हमने केवल ये सीखा था कि कोई सब्सटेंस एसिड होता है या बेस होता है, ये आइडेंटिफाई करना सीखा था। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड और बेस तो बताता ही बताता है, साथ में एसिड या बेस की स्ट्रेंथ भी बताता है। मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो जैसे कलर आएगा, सपोज करो हमने कोई सब्सटेंस डाला और सब्सटेंस डालने पर डार्क वॉयलेट कलर आया, वॉयलेट कलर वो भी डार्क, तो उसकी पीएच कितनी होगी, हम समझ जाएंगे उसकी पीएच कितनी है, 14। और 14 पीएच किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की होती है। तो वो क्या होगा, वो जो बेस डाला था वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से हमने कोई सब्सटेंस डाला और सब्सटेंस डालने पर कलर तो आया, ग्रीनिश ब्लू आया, ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू का मतलब ब्लू के साथ ग्रीन ग्रीन का कॉम्बिनेशन आया, तो हम समझ जाएंगे ब्लू, ग्रीनिश ब्लू है तो क्या है, बेस तो है, लेकिन ग्रीनिश ब्लू किसका की पीएच कितनी होती है, 8, तो हम समझ जाएंगे 8 पीएच तो वीक बेस की होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, वीक बेस। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एसिड्स की स्ट्रेंथ को भी बताते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। इसी तरीके से बेस की स्ट्रेंथ को भी बताते हैं कि कोई बेस वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। और ये स्ट्रिप हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रही हो, तो मैं यहाँ साइड में आपको ये स्ट्रिप रेगुलर दिखा रहा हूँ और आप देखते रहें, ठीक है, और इसको पहचान लें। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। क्लियर होता है सारी बातें, चारों इंडिकेटर्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब बारी आती है कि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन देने की। तो मैं आपको बता दूं कि इस इंडिकेटर से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्रैक्टिस पेपर को आप वहां से डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वहां डालें, या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।